नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में चुनावी शोर लगातार बढ़ रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां और बैठकें करने में पार्टियों की फजीहत चल रही है। इस बीच राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुनी गई हैं। मंगलवार को उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र भी दे दिया है, लेकिन इस मौके पर सीएम सैनी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि राज्यसभा के लिए किरण चौधरी को एक तरफा जीत मिली है। इसके लिए किरण चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार करती रही कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है। ये बार बार कहती रही। अब किरण चौधरी के जरिए कांग्रेस को शीशा दिखा दिया गया है, ये सीएम सैनी का कहना है। बीजेपी के पास राज्यसभा की सभी सीटें हो गई हैं। इसी के साथ ही रोहतक में भी सीएम युवा सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दूसरी तरफ प्रदेश में गठजोड़ के आंकड़े भी बैठाए जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के मुखिया दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के बीच बैठक हुई। इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ। सिर्फ ऐलान ही नहीं, बल्कि सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के लिए 70-20 का फॉर्मूला अपनाया गया है, यानी जेजेपी 70 तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि यह गठबंधन जाट और दलित समीकरण को साधने की कोशिश में लगा है। जेजेपी के पास उनके अपने जाट वोटर हैं, तो दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी दलितों के सहारे हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने का काम करेगी। लेकिन हरियाणा में पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच ऐसा ही एक समीकरण वाला गठबंधन बन चुका है। अब सवाल यह है कि कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा, या फिर हरियाणा की जनता को कौन सा गठबंधन पसंद आएगा। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा, मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, इस प्रकार से झूठ बोलना विपक्ष के द्वारा, आज वो पूरा का पूरा शीशा विपक्ष को दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है? वास्तव में तो चुनाव आयोग को हरियाणा में इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए, इनका सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी देखी आपने कभी? सब्जी मंडी में आरती आकर करते हैं और गाहक आके खड़े होते हैं, तो वैसे जैसे वहां भाव तोल होता वो होता है। देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जो चुनाव है हरियाणा में, ये मुख्य पार्टियों में ही है, दोनों में। तो अब उनका कोई महत्व नहीं है, कोई किसी से करे कोई ना करे। भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी है। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम चुनाव लड़ेगी। और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोडमैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो, और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीजें एससी एसटी ओबीसी के लोग तक पहुंचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है, और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर है। तो चुनाव की तारीखें नजदीक है, और ऐसे में पार्टियों की जो तैयारी है वो लगातार
दिख रही हैं। जैसे जैसे बैठकें बढ़ रही हैं, रैलियों में भी जो पार्टियां हैं, पार्टी के नेता हैं, वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब जो है एक गठबंधन का ऐलान हुआ है आज प्रदेश में, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी। तो ऐसे में ये गठबंधन कितना काम करेगा, क्या लोगों को पसंद आएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन प्रदेश में हो चुका है। कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन जो है वो जाट वोटों को साधने का काम करेंगे, साथ ही दलित वोट को साधने का काम करेंगे। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। योगेश सिहाग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शर्मा जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल योगेश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है ज्योति जी। योगेश जी देखिए, एक बड़ा निशाना साधा है आज मुख्यमंत्री ने। किरण चौधरी निर्विरोध चुनी जाती हैं, तो उसको लेकर वो पॉइंट उठाते हैं और कहते हैं कि शीशा दिखाने का काम आज कर दिया, क्योंकि जब अल्पमत वाली बात आई थी तब कांग्रेस बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उछाल रही थी कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, पूरे लोग नहीं है, और अब जो है आपने खुद ही उम्मीदवार नहीं उतारा और आपको शीशा दिखाने का काम कर रहे हैं। उधर वीर साहब कहते हैं कि आपकी पार्टी का तो चुनाव सिंबल ही जब्त कर लेना चाहिए चुनाव आयोग ने। देखिए ज्योति जी, जहां तक किरण चौधरी जी के राज्यसभा में भेजने की बात है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी हार मान चुकी है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, और देखिए कि किस तरह 1 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता, 10 साल से उनकी सरकार होते हुए भी उनके पास अपने कार्यकर्ता ना होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इंपोर्ट किए थे, तो अभी भी करते ही जा रहे हैं। ये बड़ा देखिए, इनके पास अपना कैडर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात देखिए। और ज्योति जी, जहां तक अनिल विज जी का सवाल है, मुझे लगता है जब से इन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर किया है, क्योंकि देखो सीनियरिटी में अनिल विज जी नायब शैनी जी से बहुत सीनियर नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें, मैं समझता हूं कि एक अपना जो, और जायज भी बात है, वो अपना एक मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि वो ठीक ढंग से नहीं खो चुके हैं अपना मानसिक संतुलन। क्योंकि देखिए उनके साथ जाति की है इन्होंने, ये हर नेता के साथ जाति करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं ना, बीजेपी के खिलाफ थोड़े ना। बेशक देखिए खिलाफ बोलने, परंतु उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। देखिए वीर साहब के प्रति हमारी सहानुभूति है, क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उनको जो एक उनकी सीनियरिटी थी उनको नजरअंदाज किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं, सभी के सामने है। और आप देखिए सांसद धर्मवीर जी भी अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। तो इनकी पार्टी में आज इतनी, क्योंकि इनकी पार्टी में 70% कांग्रेस विचारधारा के लोग आ चुके हैं, इनका अपना कैडर नहीं बचा। कहाँ ये पार्टी कहती थी कि हम अनुशासन की पार्टी है, हमारे संस्कार है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इनको जो अपना इनका कोई सवाल नहीं है। आज भी जो इनके नेता है, खुद मैं समझता हूं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है, जो कांग्रेस विचारधारा के छुटपुट लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत जो है। और इन्होंने तो जो 10 साल हर वर्ग को पीटने का और लाठियों से बांधने का काम किया है। और आप देखिए कल इनकी जो सांसद है, मोदी जी की लोकप्रिय सांसद है कंगना रनौत जी, और वो उनका किस तरह से किसानों के प्रति उन्हें बलात्कारी बताना, किस तरह का एक बयान आया। और आप देखिए आज तक भी मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, मुख्यमंत्री जी ने माफी नहीं मांगी। किस तरह से एक इनके सांसद किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी करती है। तो इनकी सोच देखिए, किसान और दलित के प्रति इनकी मानसिकता बहुत ही एक जो नकारात्मक मानसिकता है इन्होंने, चाहे महिला पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो, तो ये उनका निजी बयान नहीं है, ये बयान उनसे कहलवाया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी टास्क देती है समय समय पर। एक इसी तरह एक भारतीय जनता पार्टी में एक नेता होते थे राजकुमार सैनी जी, पहले उनके थ्रू इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने का काम किया, जाति पाति का
कितने प्रदेश जिलों को जलवाया गया इन्होंने। आज तक जो प्रकाश सिंह आयोग की कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें क्लियर ये मेंशन किया था कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर रही है। तो चलिए ठीक है, अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। अभी जो मेन सवाल मेरा था योगेश जी, उसका जवाब आपने दे दिया है। ये और मुद्दों पर फिर बात करेंगे। मैं पहले इसका जवाब ले लेती हूँ। योगेश जी, रोक रही हूँ आपको। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो योगेश जी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो बाकी के आपके मुद्दे हैं उनको भी उठाएंगे, लेकिन मेन जो मेरा सवाल अभी किरण चौधरी को लेकर था, जो तंज कसा था, उसका जवाब आपने दे दिया। मैं लौटूंगी आपके पास। राजवीर जी, इसका जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि इनका कहना है कि आप जो हम पर तंज कस रहे हैं कि भाई शीशा दिखा दिया, लेकिन आपके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। आप लोकसभा में भी वही करते हैं। 1 महीने पहले कोई आपके पार्टी में शामिल होता है हमारी पार्टी से, तो उसको आप यहां राज्यसभा भेज देते हैं। इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि जितने काबिल लोग हैं कांग्रेस में ही हैं, तो उनको अपनी पार्टी में ले आओ। नमस्ते ज्योति जी, दर्शकों को मेरी राम राम और प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। ये कांग्रेस में क्या चल रहा है, आप शायद 2005 में ले जाना चाहूंगा। 2005 से लेकर 2014 तक इन लोगों ने सत्ता पे काबिल थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी। ऐसा क्या कारण हुआ कि भाई मतलब सभी लोग पार्टी छोड़ के चले गए? परिस्थितियां बनाई गई, अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी। किसी को राज्यसभा में हरा दिया, किसी की टिकट काट दी, किसी को विधानसभा में हरा दिया, किसी के लिए ऐसी पोजीशन बना दी कि उसे जाना पड़ा। तो हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छी बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन जो हुड्डा साहब ने 2 साल का टेन्योर था, उसमें कितने लोगों को उन्होंने पार्टी से जाने पर मजबूर कर दिया। हमारी पार्टी में कितने लोग आए और आज वो यहाँ सुटेबल है। राव इंद्रजीत जी से लेकर किरण चौधरी तक, और भी पता नहीं कितने आएंगे अभी। वो लोग प्रताड़ित हैं, क्योंकि हुड्डा साहब चाहते हैं भाई वो पहले तो उन्होंने 10 साल राज किया, अब उनका बेटा राज करे। और ये बात किरण चौधरी जी बार बार बोलती है कि उन्होंने जो पार्टी थी कांग्रेस उसको हाईजेक कर लिया, उसको सेंट्रलाइज कर दिया। हमारी बात थोड़ी नहीं जाती थी, हमें अपमानित करने का काम किया जाता था। तो ये सब चीजें हैं कि अगर कोई भी सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसे उसके लिए ऑप्शन होते हैं, और 2 नेता ऑप्शन चुन रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ के परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ के उनको राज्यसभा दी जा रही है। तो राज्यसभा में आज हमारी जो किरण चौधरी जी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, मैं उनको बधाई देता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, हमारे नेतृत्व को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक महिला को आगे भेजा। हमारी सुषमा स्वराज जी के बाद ये दूसरी हमारी जो महिला नेत्री है जो राज्यसभा में जाएंगे हरियाणा की। तो ये कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में आज ऐसी परिस्थितियां कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी का अपना वजूद होता है। अगर कोई आ रहा है सरपंच भी हो ना गांव में, तो 100-200 वोट उसके पल्ले भी होती है। लेकिन इन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि भाई कोई अच्छा नेता इनके पास रहे ही नहीं, उसने अपने ऑप्शन सुनने पड़े। और कितने नेता अब तक तैयार है। आज सहजल जी का एक अलग सूर सामने आ रहा है। कल परसों उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट भी किया था अपना वीडियो कि मैं जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हूं। तो आने वाले समय में सहजल जी का असर होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। इससे पहले जो हमारे अशोक तंवर जी थे उनके साथ क्या व्यवहार किया था उन्होंने पूरे हरियाणा को पता है। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया इन लोगों ने। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों की तानाशाही की वजह से कांग्रेस में जो लोग जा रहे हैं कांग्रेस से छोड़ के, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए या कहीं अन्य जाए, उन्हें भी अपनी सार्वजनिक जीवन में राजनीति करनी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है रोहिल्ला जी, इनका ये कहना है कि चलिए ठीक है आपने टिकट दे दिया, लेकिन ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो सालों से लगे हैं पार्टी में, उनको आप नहीं मौका दे रहे हैं। रामचंद्र जागड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुभाष बराड़ जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, मौके चेयरमैन रहे हैं, तो वो भी तो इसी पार्टी से राज्यसभा गए है ना। तो ये अपना हिसाब किताब रखे, हम अपना गुणागणित कर लेंगे। चलिए ठीक है। योगेश जी, क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हुए? वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, किसी को टिकट नहीं दिया जाता है, अलग अलग बहानों से आप खुद मजबूर कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़कर चला जाए। अब ऐसे में काबिल हमारे पास आएगा तो हम उसे टिकट देंगे ही। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए रोहिल्ला जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी पार्टी से 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपकी पार्टी में आए थे, और आप देखिए किस तरह से उन्होंने सारा जो बीजेपी का जो निचोड़ बता दिया कि ये किस तरह की पार्टी, और वो वापिस आज कांग्रेस में शामिल हो गए, और उनके पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस में आ गए। आप रुकिए, आपको समय मिलेगा,
और जहां तक रोहिला जी की बात, ये जो उसकी बात करना है कि प्रताड़ित करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। कभी जो इनकी पार्टी में नहीं होते ईडी सीबीआई के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। और फिर देखिए आज तो इनकी पार्टी में एक आपको बड़ी ही मजेदार बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आज जो एक बड़ा गुट निकल के आया है खट्टर साहब का और नायब सैनी जी का, पिछले 1 महीने से अलग गुट बना हुआ है। आप देखिए अब जो खट्टर साहब को 9.5 साल तक उन्होंने कुर्सी का जो सत्ता का जो मोह था, अब उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतनी लालसा उनके अंदर आ गई है। और आप देखिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं थी, उनसे छुड़वाई गई थी, क्योंकि 9.5 साल तक उन्होंने हर वर्ग को प्रताड़ित किया है। आप तो नेताओं की बात करते हो, यहाँ तो आपने हर जनता को प्रताड़ित किया है, बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक किया है, आपने पोर्टल की सरकार के माध्यम से हर वर्ग को लाइन में खड़ा कर दिया है। बड़ी कुर्सी पकड़वा दी गई वो तो बताया नहीं आपने योगेश जी। मुख्यमंत्री की छुड़वाई तो बड़ी कुर्सी पकड़वा भी तो दी जी। आप तो केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं ना, 2 विभाग उनके पास हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी पीड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने से आपके भी सोर्सेज होते हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं। नायब सैनी जी को ये नहीं पता था कि जो चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन खट्टर साहब की जानकारी में था सारा मामला। अब किस्तों के इनके खट्टर साहब अलग लॉबिंग कर रहे हैं, नायब सैनी जी अलग कर रहे हैं। और आप देख चुके केंद्रीय मनोहर लाल जी की पीड़ा मनोहर लाल जी बेहतर तरीके से बताएंगे या योगेश जी आप? ये मेरी समझ से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। मैं आऊंगी, आपके पास समय की थोड़ा सा कमी है, छोटा सा जवाब दीजिएगा रोहिला जी, उसके बाद फिर मैं रतन जी आपके पास आ रही हूँ। की बात पे आना चाहूंगा क्योंकि नवी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का उदाहरण दिया। वो बड़े हमारे इलाके के नेता, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब वो आए थे भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, हमारी चाची को प्रेमलता जी को विधायक बनाया, ब्रिजेंद्र जी को सांसद बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती थी वो उन्हें दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि वो उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कहीं ना कहीं वो क्लैश कर गए, जिसके कारण उन्होंने पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे मन में कोई प्रभावना नहीं उनके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन से काम करने वाली पार्टी है। और जो कार्यकर्ता अनुशासन में नहीं रहेगा वो उसे जोड़ना पड़ेगा, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, कोई भी है, क्योंकि अनुशासन कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है। जो उनको मंत्रालय था वो हरियाणा में आपसे किसी को भी वो मंत्रालय नहीं मिला, ना कोई कांग्रेस की सरकार में ना किसी और सरकार में। तो आप ये मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान देने का काम किया था। ठीक है, उनके विचार नहीं मिले, क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कोट करके बात करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी सोनीपत में कि भारतीय जनता पार्टी में आ तो जाते हैं नेता कार्यकर्ता, लेकिन उनमें भारतीय जनता पार्टी कब आएगी ये संगठन और परिस्थितियां तय करती है। तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीजों का थोड़ा अभाव रहा, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ा। जिनमें भारतीय जनता पार्टी आ जाती है वो रह जाते हैं, बाकी निकल जाते हैं, ये कहना चाह रहे रोहिला जी? जी 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं रोक रही हूँ दोनों को यहाँ पर, और योगेश जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन समय की थोड़ा सा पाबंदी है। रतन जी हमारे साथ लगातार बने हैं। रतन जी, पहला सवाल आपसे यही है कि एक तो लगातार इस्तीफों की झड़ी बीते दिनों देखने को मिली, एक तरीके से काफी संकट की घड़ी पार्टी के लिए रही वो, लेकिन अब आपका गठबंधन हो गया, चुनाव के लिए आप तैयार दिख रहे हैं, सीटों का फॉर्मूला तैयार हो गया आजाद समाज पार्टी के साथ। तो क्या लग रहा है कितना मजबूत ये गठबंधन होगा, लोग कितना पसंद करेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं? ये बहुत ही मजबूत गठबंधन है और आज समाज पार्टी के भी आप देखो युवाओं में, एससी समाज ओबीसी समाज के युवाओं में बड़ा जोश है। और दुष्यंत जी और चंद्रशेखर जी मिलकर दोनों युवा हैं और प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के लिए काम करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है ये उद्योगपतियों के लिए और बड़े पैसे वालों के लिए काम करती है। गरीब के लिए जो ये दोनों जो गठबंधन हुआ है ये बहुत ही फायदे के लिए है और उनके लिए जो हमारी सत्ता आएगी दोनों पार्टी मिलकर के हरियाणा के कमेरे वर्ग के लिए काम करेंगे दोनों पार्टियां। और ये जो अभी मेरे प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए हैं और कांग्रेस के बैठे हुए हैं, 70% लोग कांग्रेस के भाजपा में चले गए, 50% से ज्यादा जाते ही क्या होता है किसी चीज का रंग बदल जाता है मैडम। अगर 70% भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोग हैं तो विचारधारा कांग्रेस की ही है, वो भाजपा की विचारधारा नहीं है। और जैसे किरण चौधरी मैडम अभी गई है तो मोदी जी कहते हैं भाई
नीचे से दरी बिछाने वालों को भी मौका मिलता है। अब ये साथ में ये बात भी लिख दें कि भाई हमारी पार्टी में कांग्रेस से आए हुए को भी मौका मिलता है, और वो दरी बिछाने वाला का तो नंबर कट गया ना, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तो ये 70% के करीब युवा लोग जो है भाजपा के अंदर चले गए, तो इनकी विचारधारा कहाँ बची है? कांग्रेस और भाजपा लगभग एक ही हो चुकी है इस हिसाब से। तो नहीं रतन जी आपने उनकी लास्ट बात नहीं सुनी क्या? सुनिए रतन जी, आपने उनकी लास्ट बात नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोग आ जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर बीजेपी आ जाए तब वो बीजेपी का बन जाता है। ये मुश्किल काम है तो थोड़ा। सब कहने की बात है ना, सत्ता से मतलब है। और ये हो सका हुड्डा साहब को भी भाजपा में लाके मुख्यमंत्री बना दें। अब हुड्डा साहब तो आ जाएंगे, उधर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इधर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इनकी कोई विचारधारा नहीं बची। और घबराहट में लोगों को लेकर आ रहे हैं, और अपने जो कार्यकर्ता थे उनको हटा रहे हैं। तुम्हारे बस का नहीं है। किस बात की घबराहट रतन जी, किस बात की घबराहट? सत्ता जाने की घबराहट है कि हर हाल में सत्ता चाहते हैं भाजपा के लोग। हर हाल में सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए, विचारधारा का कोई मतलब नहीं है इनके पास। इसलिए लोगों को तोड़ के लेकर आ रहे हैं, और अपने लोगों को पीछे करके। कांग्रेस के लोगों को तो फायदा ही है, उधर भी सत्ता में रहेंगे, इधर भी सत्ता में रहेंगे। बात ये नाम ही बदल रहा, लोग वही है। कैसे कांग्रेस के लोगों को कैसे फायदा? मैं समझी नहीं इस बात को। मैडम, वो कांग्रेस में रहते तभी सत्ता मिल जाती, इधर आएंगे तब भी सत्ता मिल रही है, तो उनको तो दोनों चारों पांचों घूमे हमकी तो जो है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी योगेश जी से, लेकिन उससे पहले आप ही से एक और सवाल। देखिए, आपने कहा गरीब वर्ग का, कमेरे वर्ग का ये गठबंधन है, काफी फायदा मिलेगा, लोग इसको चुनेंगे। तो लोग इसको ही क्यों चुनेंगे? क्योंकि एक और गठबंधन गरीब और कमेरे नाम पर पहले ही बन चुका है, इनेलो और बीएसपी का। लोगों का अंतर कैसे समझाएंगे? तीनों लोगों ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तो आप देखते पत्रकारों को अभय चौटाला जी कितना धमकाते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं। पूरा संगठन ही खत्म कर लिया उन्होंने। कहा वो 47 सीट होती थी चौटाला साहब की, फिर 32 पर आए, फिर 1 सीट पर आ गए। पिछले 2-3 चुनाव में तो जनता ने उनको देख लिया है, उन्होंने भी जनता का रुख देख लिया है। तो इन लोगों का तो कुछ बचा नहीं है। और मायावती जी राजनीति में सक्रिय नहीं है, नाम के लिए गठबंधन हुआ है। आप समझ सकते हैं, वो कोई रैली भी नहीं करेंगी यहाँ पर हरियाणा में, ना कोई स्टेटमेंट देती। तो इन लोगों का और कुछ भी। अब आज का युवा जो एससी वर्ग का है, ओबीसी वर्ग का है, तो चंद्रशेखर रावत जी को पसंद करता है। और दुष्यंत जी और चंद्रशेखर जी की जो जोड़ी है, वो हरियाणा में आप देखें कमाल करके दिखाएगी। जो अब ये दिखाएगी नहीं दिखाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन छोटा सा रिएक्शन रोहिला जी देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आप ही के पास में आऊंगी। रोहिला जी, ये जो इन्होंने जज्बा है ना, इन्होंने चौधरी देवलाल के नाम को बिल्कुल धराशायी कर दिया। उनकी लिगेसी को तुम्हारा मिटा दिया इन लोगों ने अपने सत्तालोलुपता के कारण। आज ये लोग चाहे इन्होंने चाहे जज्बा, आज इनको यूपी जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण हुआ? कारण यह है कि इन्होंने जो काम किए वो इनके सामने आ गए। जनता इनसे विमुख होगी, क्योंकि इनको जो लोकसभा में वोट पड़ा है 0.87। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज कह रहा हूं, इनकी किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचने वाली। हाँ, कोई 1-2 एकड़ उधर से, कोई जैसे मैंने पिछली बार कोई भानुमति का कुंभा जोड़ा था 7-8 वो जो विधायक दीदी इन्होंने, तो उसमें कुछ हो गया था इनका। अदरवाइज इनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपने लोकसभा ने दिखा दिया इन लोगों को घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन ये भीड़ लोग ये बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेता ने क्या बोला कि मैंने किसान आंदोलन में मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ये सारी चीजें तो उन्होंने एएनआई को भी पॉडकास्ट में दिया है इंटरव्यू, कर लेना आप एक बार। और उनकी जो भाषा शैली है उसको ऊपर देखना एक बार, सब पता लग जाएगा आपको। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं रतन जी को ये चीज समझ आएगी और इसका वो जवाब देंगे। योगेश जी से मैं सवाल पूछती, लेकिन उनका वीडियो चला गया है। चलिए रतन जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए पार्टी में टूट भी काफी देखी जा रही है। जवाब दीजिएगा अभी, आप पहले सवाल सुन लीजिए। टूट भी काफी देखी जा रही है, 1 नहीं 2 नहीं 6-6 7-7 विधायक छोड़ के चले जाते हैं। और जो आप बात करते हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं बचा, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग स्वार्थ के चलते जो है इतनी अच्छी और बड़ी पार्टी को तोड़ करके चले गए। तो ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसका क्या कारण आप समझते हैं? इस पर भी काम कर रही है या नहीं कर रही है पार्टी? लोग छोड़ के चले जाते हैं। चौधरी देवीलाल जी को भी लोग छोड़ के चले जाते थे, बड़ी संख्या में चले जाते थे, और वो फिर सत्ता में जाते, जनता के बीच में जाते और नए लोगों को चुन के ले आते। और जनता उन्हीं को चुनती जिनका चौधरी देवीलाल जी को नॉमिनेट करते। और ये तो चलता रहता, पहले भी गए हैं। जो सत्ता के लालची लोग हैं और जो संघर्ष से डरते हैं, जब संघर्ष करने की बात आती है, संघर्ष से डरते हैं, वो सत्ता के लालची लोग चले जाते हैं। दुष्यंत जी के अंदर, जनता के अंदर दुष्यंत जी की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, वो
जनता में जाएंगे नए लोग, हमारे कार्यकर्ता। हम इधर उधर से इम्पोर्ट नहीं करते, जैसे भाजपा के लोग कांग्रेस में से इम्पोर्ट करते हैं। अगर दम है तो अपने लोगों के चुनाव लड़ा के दिखाओ। आपके पास किरण चौधरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था क्या? अपनी विचारधारा पर लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? तो वो रोहिला जी अपनी बारी में अभी आवाज नहीं आएगी। रतन जी कंटिन्यू करिए। हाँ जी मैडम। और इन लोगों की जहां तक बात है, इन लोगों का तो वो हाल है कि जब बाढ़ ही खेत को खाती है। इनका जो अपना नेता है उसका स्वभाव जो है वो इतना गर्म मिजाज है, वो पत्रकारों को धमकाता है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को धमका देता है। तो वो राजनीति में कामयाब नहीं है और वो सीरियस पॉलिटिशियन भी नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है, बस उल्टा सुल्टा विधानसभा में देखे कोई बात नहीं करता, सिर्फ उल्टा सुल्टा तू तड़ाक बोलता है। उससे क्या मैसेज जाता है? आज का हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे नेता को पसंद करता है जो समस्याओं का समाधान ढूंढे। दुष्यंत चौटाला जी अब विदेश में पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ भी पढ़े हुए हैं, वो जो है हरियाणा की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सड़क पर बैठा देना, भड़का देना, इससे क्या समाधान है? अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हिमाचल में सरकार आ गई, वहां लागू नहीं करी। कर्नाटक में आ गई, वहां लागू नहीं करी। और तो फसलों का एमएसपी देंगे तो हिमाचल में दे दो, आप कर्नाटक में दे दो, वो नहीं देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 800 रुपए बाजरा बिकता था और हरियाणा में जो है 2200 रुपए 2000 रुपए बाजरा बिकता था। और किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं हरियाणा के लोगों को। सड़क के ऊपर किसान का कोई समाधान नहीं है। समाधान है उनके खेत के अंदर सुविधाएं दे करके और विधानसभा में उनके लिए कानून बना करके। और हरियाणा में यही एक ऐसा राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। कांग्रेस पार्टी की और भी राज्यों में सरकारें हैं, किसी में एमएसपी पे खरीद नहीं करी जाती। सबसे ज्यादा कीमत यही थी। और भाजपा के मेरे दोस्त को बताना चाहता हूँ, 4.5 साल हमारे सारे सरकार चलाई आपने, आपकी तो बहुमत भी नहीं दिया था जनता ने। आप कैसे सरकार बनाते अपने दम पर? जी मैडम जी। अब ये बात तो देखिए बड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसके हजारों कारण निकलते हैं। जेजेपी अपना कारण निकालती है, बीजेपी अपना कारण निकालती है। खैर मैं इस पर नहीं आना चाहूंगी क्योंकि इस पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं, ये कोई अभी चर्चा का विषय नहीं है। मैं लौटूंगी रतन जी आपके पास। आपकी इस बात से एक बड़ा सवाल और मेरे मन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इधर भी फायदे में उधर भी फायदे में, यहां रहते हैं तो सत्ता में है ही है, यानी तो उनके पास गद्दी है ही है। अगर बीजेपी में जाते हैं तो भी उनके मजे हैं, क्योंकि यहाँ आप टिकट दे देंगे, आप नहीं देंगे तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी वाले दे देंगे। मैं इसी बात पर आ रहा हूं जो रतन जी ने बात रखी। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे उत्तर भारत के जन नेता है। और आज मैं इन्हें बताना चाहता हूं, आपकी पार्टी ऐसी है जो जमुना पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। कांग्रेस पार्टी में उनकी 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में है। और आप कहते हो कि आप ये जो आप समझ चुके हो कि आने वाला समय किसान मजदूर कमेरा वर्ग जान चुका है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही उनके सर्वमान्य नेता है। रतन जी अभी थोड़ी देर में अभी सुन लीजिए। जो किसान और उदय बांझी की और हुड्डा साहब की जोड़ी है, पूरे प्रदेश में उसकी आंधी आई हुई है। आप लोगों में तो वही लोग हो, आप जो किसान आंदोलन को एक बीमारी बताने वाले लोग थे। आज आप किस मुंह से किसान मजदूर कमेरा की बात कर रहे हो? इसलिए मैं आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आज हमारे यहाँ जो मुद्दा है, योगेश जी इस जोड़ी में रणदीप सुरजेवाला और शैलजा नहीं है क्या? नहीं, देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष उदय बांझी है, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड के प्रभारी है। शैलजा जी भी हमारे प्रदेश की नेता है। लेकिन जो मुख्य जो मुद्दा जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो मेंबर होते हैं, जो पार्टी का एक सिस्टम होता है। और मैं बताना चाहूंगा इनको, शर्मा जी जो बात बोल रहे थे, ये बिल्कुल एक बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेता नहीं, इनके जो पुराने नेता थे उनको इन्होंने घर बैठा दिया, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। और उन्हें मुझे उम्मीद नहीं है, जैसे विज साहब तो एक मंत्री रह चुके और अन्य ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है जो हर जिले में इनके बेचारे घर बैठे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। और मैं एक और बता दूं, कांग्रेस पार्टी से ये इम्पोर्ट इन्हें क्यों करने पड़ रहे हैं नेता? चलो आप लीजिए पार्टी में, लेकिन आपके इतने बड़े बड़े पद आप देते हो, आप अपने लोगों पर क्यों नहीं विश्वास जता पा रहे? ये हमें अफसोस जरूर है। इतना इन्हें सोचना चाहिए। इनके पास अपना कुछ भी नहीं है क्या? आप 10 साल में अपने नेता नहीं बना सके। जो जिस पार्टी के पास आज अपने नेता नहीं है, वो किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? तो इसलिए मैं ये आपके बिल्कुल इस डिबेट में ये स्पष्ट रूप से है
कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ रोहिला जी चुनाव लूंगी लड़ी मैं है। जवाब, थोड़ा सा रुक जाइए। हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार, पोर्टल की सरकार का विदाई का समय तय है और ये अब चुनाव से भागने चलिए, के ये बहाने तय बना है रहे नहीं या हैं। नहीं, और इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना इंतजार। चाहता हूं, योगेश जी हार रोक जीत रहे से हैं। नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि मैं आपने रोहिला जी जितने को भी सवाल कहना अभी तक चाहता हूं, दागे हैं, जितने भी आप आरोप समय अभी मांग तक रहे आपने हो, लगाए हैं, समय उसके लिए चेक करना चाह रहे दोनों हो। आतुर हैं जवाब देने के लिए। योगेश जी थोड़ा सा रोक रही हूँ, बस छोटा सा जवाब पहले रतन जी आप दे दीजिए, उसके बाद रोहिला जी आपके पास छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा जो इन्होंने कहा है उस पर। वो अभी हमारे गठबंधन के ऊपर बातें कर रहे हैं। एससी समाज की हरियाणा में बहुत बड़ी भागीदारी है, लेकिन क्या शैलजा को मुख्यमंत्री बनने देंगे? हुड्डा साहब नहीं है। खड़गे साहब का इस्तेमाल करके, एससी साहब के वोट लेकर के कभी कांग्रेस जीतेगी तो खड़गे साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एससी समाज का जो कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल करा, अशोक तंवर जी को, मैं देखो एडवोकेट हूँ, मैं फालतू जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, इधर उधर कैसे मार लो, मैं एडवोकेट हूँ, फैक्ट की बात करता हूँ। अशोक तंवर जी को एससी समाज के बड़े नेता थे, हुड्डा साहब के समर्थकों ने पीटा या नहीं पीटा, अशोक सिंह जी बता देंगे क्या पीटा नहीं पीटा। ये और मीडिया में है, और ये एफआईआर भी कटवाए थे और पूरे फैक्ट है, उसकी क्लिप भी है, और बेचारे रोते हुए गए एससी समाज के नेता। तो ये वोट लेकर के एससी समाज के लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और योगेश जी थोड़ा रुकिए, अभी आपकी आवाज नहीं आई है, थोड़ा सुन लीजिए उसके बाद। नहीं बनाएंगे, ये खड़गे जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तो वोट लेकर के उनको कोई छोटा मोटा पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया खड़गे जी को उन्हें पूरा मान सम्मान पार्टी में था वो तो, लेकिन चलिए क्या था क्या नहीं था वो बात की बात है। योगेश जी रोक रही हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा, थोड़ा सा रुकिए, मैंने अभी आपका नाम नहीं लिया है। रोहिला जी पहले आप रिएक्शन दीजिए इस बात पर जो आप कहना चाह रहे थे, उसके बाद में योगेश जी आपके पास आऊंगी। जो लिस्ट है चुनाव प्रबंधन समिति को चेक कर सकते हैं, हमारी चुनाव समिति को चेक कर सकते हैं। जिन नेताओं का इन्होंने नाम लिया वो सभी अपने चुनाव समिति में है। चुनाव समिति हमारी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है हरियाणा की, जो इस चुनाव को सारे को संचालित करेगी। तो ये किस नेता के घर बैठने काम बात कर रहे हैं? तो घर तो आप लोगों ने बिठाए लोगों को, हमने तो सम्मान दिया है, चाहे वो किरण चौधरी जी है, धर्मवीर जी, रमेश कौशिक थे, या और जो हमारे जो नेता आपके पास से आए हमारे पास, हमने सबको सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से चल रही है। ये किसी के घर की पार्टी नहीं है भाई, हुड्डा साहब बेटे की पार्टी है भाई, उन्होंने के फैसले लागू होंगे। या जो खड़ाऊ है उधर भांजी, जिनको मतलब मान लो कहते हैं उधर इनको मजबूरी में नाम लेना पड़ रहा उधर भांजी का, क्योंकि उधर भांजी की चलती का है। वो सिंगल एक टिकट अपनी ले सकते हैं और अपनी कटवा सकते हैं भाई, उनकी इतनी पावर है। 2560 इनके पास एप्लीकेशन आई, आज इनके पास कोई बूथ अध्यक्ष नहीं है, कोई हल्का अध्यक्ष नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। अब इनसे पूछो ये बात, ये अपनी गवर्निंग बॉडी बना नहीं पाए जिससे कि संगठन चलता है। तो ये किस दिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मतलब हमारी पार्टी में मतलब मान लीजिए नेता घर बैठे हैं। तो सियासत साहब अपना पहले घर संभाल लो, आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो सब पूरे हरियाणा को पता है आप लोगों ने कैसे 5 सीटों के लिए बरगलाया था लोगों को, और फिर अब वो लोग चौकन्ने हो चुके हैं। कल ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में एक बड़ा जन सम्मेलन किया था जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने वहां बताया कि ये जो लोग जो कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा था आरक्षण का वो फर्जी है, और इसका जो एक व्यवस्था चल रही है उसका जो वर्गीकरण है, पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हमने उनको लाभ दिया योजनाओं का, हमारी सरकार उनके घर तक पहुंची है। हम लोगों ने पीएम किसान नीति दी है, हम लोगों ने पीएम आवास योजना के माध्यम से दी है, हमने पंचायती के माध्यम से राशन कार्ड बनाए हैं, पेंशन बनाई, हमने इतना काम किया, जनता को वो काम बाहर है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और विपक्ष का सुपना साफ होगा। अच्छा चलिए, इतना तो आपने बता ही दिया, एक चीज और बता दीजिए फिर आगे बढ़ती हूं मैं। युवा सदस्यता ग्रहण समारोह में आज मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, तो वो क्या है, उसके जरिए सरकार का क्या उद्देश्य है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 2 सितंबर से हमारा जो एक महाअभियान शुरू हो रहा है उसका सदस्यता ग्रहण का, आज भी हजारों की संख्या में जो विपक्षी पार्टियों से आए हुए कुछ नए युवा उन्होंने पार्टी में शामिल हुए वो लोग, और तेजस्वी सूर्या जी हमारे वहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वातावरण बिल्कुल अच्छा है और आने वाले समय में और भी लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यानी युवा वर्गों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में शामिल करने की ये कोशिश है, ये बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करूंगी। योगेश जी, काफी समय से आप भी वेट कर रहे हैं, अपने सवाल का जो आप अधूरा छोड़ गए थे जवाब उसको भी पूरा कीजिएगा। और एक सवाल और मेरा है कि ये जो गठबंधन बना है अभी आज जिसका ऐलान हुआ है आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच,
तो इन्होंने तो कह दिया कि ये गरीब वर्ग का है, कमेरे वर्ग का है। अब आप कहते हैं हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, उधर विज साहब कहते हैं कि इन छोटी मोटी पार्टी ये जो गठबंधन कर रही है ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ना इनके पास संख्या है कार्यकर्ताओं की, ना इनके पास प्रत्याशी हैं उतने कि ये इतने लोगों को उतार सके मैदान में। तो क्या आपको क्या लगता है, आपकी और बीजेपी की सीधे सीधे टक्कर है या ये लोग मायने रखते हैं, आपका वोट काटने में काम आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज लगता है आपको? जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक जो बहुत बड़ा जो एक विकल्प के तौर पर मान लिया है, चाहे लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में आप देख चुके हैं। और एक गठबंधन और भी है जो इनडायरेक्ट गठबंधन है, अभी मेरे जो दोनों प्रवक्ता साथी है इनका भी गठबंधन है। कल ही नायब सैनी जी ने स्पष्ट रूप से ही एक बात बोली है, उन्होंने ये कहा है कि जजपा कुछ तो मतलब अच्छा प्रदर्शन करे, तो उस बात से स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जजपा जैसे पिछली बार जो 10 सीटें लेके आई थी, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर है किसी तरह उसको रोक पाए। तो ये गठबंधन कई तरह के हैं ज्योति जी, उसको समझना नहीं सर, वो जो बात कर रहे हैं उसमें से आधे लोग आप में शामिल हो गए, आधे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, जो लोग 10 थे। किसान, मजदूर, दलित, कमेरा वर्ग का गठबंधन हमारा जनता के साथ गठबंधन है, और जनता मन बना चुकी है भाजपा की छुट्टी करने का। और इन्होंने तो हिसाब दिया नहीं, हरियाणा मांगे हिसाब एक जन आंदोलन बन चुका है। आने वाली 1 तारीख को वोट की चोट से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। 2 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी ज्योति जी, ऐसा मेरा नहीं प्रदेश की 36 बिरादरी का मानना है। और जो ये इस तरह के इनडायरेक्ट गठबंधन हो रहे हैं, कितना आंकड़ा कहा आपने, मैं समझ नहीं पाई सबकी गरिमा होती है। तो ये ज्योति जी, मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक पद होता है, और इस पद पर होते हुए उनकी जो जनता के प्रति सहानुभूति एक दर्शाता है कि किस तरह से इनके अप्रत्यक्ष गठबंधन चल रहे हैं, वो जनता समझती है। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी में अभी भी इनडायरेक्ट तरीके से गठबंधन है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। ये यहाँ तक भी इनके उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। इनके पास ये पूछिए, ना तो भाजपा के पास उम्मीदवार, हमारे पास कितने आवेदन आए, 2600 कुछ आवेदन आए हैं। जनता में कितना एक नेता में कितना, अभी जो जेजेपी वाले आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, क्या उनको आप टिकट देंगे नहीं देंगे, ये बताइए पहले। देखिए, वो जो कुछ विधायक है लोकसभा चुनाव के दौरान भी रामकरण काला जी का पुत्र क्योंकि उस समय शामिल हो चुका था, और वो मामला जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा, भाजपा की तरह ऐसा नहीं है कि रातों रात टिकट दे दी जाती है। यहाँ एक पैरामीटर है। भारतीय जनता पार्टी में तो 2 ही लोग डिक्टेटरशिप है, मोदी और अमित शाह। इनके तीसरा आदमी कोई नहीं है। ये बेचारे, मुझे तो इनके कई बार ना बिल्कुल दया आती है। भाई, जो डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा है देश में, एक हरियाणा में लोकतंत्र है, इन्हें लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। आप देख रहे हो, ये तो क्यों 400 पार मांग रहे थे, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते थे। बाबा साहब का संविधान किसी तरह पूरे, और वो कह रहे हैं कि आप झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, आप ये झूठ परोस रहे हैं कि संविधान बदला जा रहा है। ये बाबा साहब का संविधान जिंदा रहेगा। जिस तरह की इनकी सोच थी, 400 पार ये क्यों चाहते थे, क्यों विपक्ष को खत्म करना चाहते थे, ये जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा। आज आप क्योंकि बहुमत में नहीं हो, आज आप स्पष्ट रूप से लोकसभा में आपके प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, रोक रहे हैं आपको। रतन जी ये कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार ऑप्शन जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, लेकिन एक आरोप भी लगा रहे हैं कि भाई आपका और बीजेपी का इनडायरेक्ट गठबंधन है। एक तो आपने डायरेक्ट कर लिया आजाद समाज पार्टी के साथ, दूसरा आपका इनके साथ इनडायरेक्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो बयान है वो ये बताते हैं कि आपका इनके साथ गठबंधन है इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि आप दोबारा से अगर बीजेपी को सीटों की कमी हो तो आप उनके पास जा सके। क्या जवाब इनको देंगे? प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की तो आंधी चल रही है, अगर ऐसी आंधी चल रही थी तो किरण चौधरी जी को क्यों नहीं दिखाई दी? वो तो आखिरी मूवमेंट को इलेक्शन से पहले छोड़ के भाजपा में चलेगी, तो गई उस पार्टी में जहाँ का मुख्यमंत्री खुद ही सोच रहा है, उसको पता है कि भाई हमें हार रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो हड़बड़ी में रातों रात मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो फिर नई घोषणाएं कर रहे हैं और 9.5 साल का कोई काम नहीं गिना रहे। और
आगे की योजनाएं बता रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और बिल्कुल इलेक्शन घोषित होने से एक दिन पहले भी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने लोग पक्के कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। गई भी वो इसी पार्टी में जो पहले ही हार माने बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी। वो तो ठीक बात है, जननायक जनता पार्टी अच्छा ही करेगी, सैनी साहब को मैं बताना चाहूंगा, अच्छा करेगी और हमारी सरकार बनेगी। और अगर थोड़ी बहुत सीटों की कमी भी रहेगी, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। वो चाहे भाई सपोर्ट करना है तो भाजपा वाले आके सपोर्ट कर दिए, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही बनेगा। और मिलकर के गठबंधन की हमारी जो है आज समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा को कोई अब सपोर्ट नहीं करेगा, वो दिन चले गए। और दुष्यंत जी ने क्लियर मना कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। 2019 की जहां तक बात है, उस 2019 में हमें जो 10 सीटें मिली थी वो दोनों पार्टियों के खिलाफ मिली थी। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के वोटर ने हमारा वोट, आप उन दोनों पार्टियों के खिलाफ मिली और आप उनमें से एक पार्टी के साथ मिल गए। बिल्कुल हाँ मैडम, देखो कांग्रेस के पास तो 30-31 सीटें थी, हमारी जोड़ लेते तो होता 43, और उनके पास 6 अरेंज नहीं कर पाए। दुष्यंत जी ने तो कह दिया था कि भाई सरकार एक स्थायी सरकार देनी होती है, ये विधायकों का कर्तव्य होता है कि सरकारी सरकार दे, जितने भी काम जनता के करें, इसी पर्पज से किया था। और नहीं तो हम तो इनसे लड़के आए थे पहले भी और आगे भी लड़ेंगे। हमने कोई इनके अंदर विलय थोड़ी कर लिया अपनी पार्टी का, और मुद्दों के ऊपर हमारा समर्थन था। और हमने जो है जो मंत्रालय मिले उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। आपके हिसार में एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी हो, चाहे ओबीसी समाज का, दुष्यंत जी ने पहली बार ओबीसी समाज का 8% पंचायती राज में रिजर्वेशन हो गया। आप वो अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं बीजेपी वाले, आप उनको अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। खैर पता नहीं ये तो क्या है मैडम, हम अपने मंत्रालय के तहत जो काम हुए वो गिनाते हैं। गुड़गांव मैं आपको सुना, और वो कहते हैं कि आपने क्या क्या घोटाले किए, ये सब निकलेंगे धीरे धीरे। घोटाले अगर है तो न्यायालय उसके लिए उपलब्ध है, कोई जाके के उसमें न्यायालय में सबूत रखे। जैसे हुड्डा साहब के खिलाफ सबूत रखे हुए न्यायालय के अंदर, जो जमीन किसानों की बेची, तो वहां पर केस चल रहा है, तो न्यायालय ने प्राइमा फेसी वो माना कि भाई हाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, तभी तो वो जमानत के ऊपर है। और मैं जहां तक भाजपा के मंत्रालयों की बात करूं, गुड़गांव के अंदर 50 लाख की आबादी के ऊपर एक फैक्ट की बात करता हूं मैडम, एक ही अस्पताल है, वो अस्पताल तोड़ करके वहां पर पार्किंग बना दी गई है और वादे हैं भाई बनाएंगे। गुड़गांव में एक ही बस स्टैंड है 50 लाख की आबादी पर, उसकी बिल्डिंग कंडम घोषित कर दी गई है और चारों तरफ से तार फेंसिंग कर दी गई है, और ड्राइवर कंडक्टर और जनता जो है बाहर टेंट के नीचे बैठती है। ये मेरे भाजपा के प्रवक्ता को पता नहीं हो तो ये फैक्ट पता कर ले, गुड़गांव में कोई जानकार आपका होगा। और 50 लाख की आबादी के ऊपर एक भी अस्पताल नहीं है, और वादे करते हैं भाई दुनिया में। तो क्या इस बारे में जिक्र नहीं किया चौटाला साहब ने जब वो उनके साथ गठबंधन में थे? क्या इस बारे में नहीं बातें रखी? अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास नहीं था, हमने अपने मंत्रालय की परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। नहीं तो बातचीत विचार विमर्श मीटिंगें तो होती रहती होंगी ना? बिल्कुल मैडम, ये आश्वासन देते रहे बनाएंगे। अच्छा ठीक, बनाया नहीं उन्होंने। हमारे मंत्रालय की परफॉर्मेंस देखो और भाजपा के मंत्रालय नगर निगम का हाल देखो। गुड़गांव ठीक है, समय की क्योंकि पाबंदी है तो मैं आपको रोक रही हूँ। वहाँ पर तालाब बन जाता है, ये मंथन करते हैं, और अभी बारिश के दिन देखो समुद्र मंथन हो जाता है। ये भाजपा के लोग गुड़गांव में आके मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहते रह गए, ये आश्वासन देते रह गए, आपके मंत्रालय में तो काम हुआ, इनके मंत्रालयों में काम नहीं हुआ। रोहिला जी जवाब आप पूछ लो, बस स्टैंड से बोला। नहीं, उन्हीं से पूछ रही हूँ, आप समय की थोड़ा सा पाबंदी उन्हीं से पूछ रहे हैं। रोहिला जी के तथ्यों की बात करें, खाली बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक, तथ्यों पर बात करेंगे। आवाज बढ़ा दीजिए रोहिला जी की। रतन जी सुनिए, रतन जी को शायद पता नहीं कैबिनेट में फैसले होते हैं। एक बात, कोई भी फैसला अकेला मंत्री नहीं कर सकता। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हर मसले पर होती है, तो आप लोग ऊपर से आके मतलब पास करवा के बजट, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मनोहर लाल जी ने किया है। आप लोग वहां मुनीम थे, बस वहां आप लोग मुनीम पर मुनीमी आपने करी बस, और मुनीमी का आपने भुगतान ले लिया, और आप लोग सत्ता से बाहर हो गए। अभी नंबर 2, मुनीम से आप पक्की बात है, सीधी बात है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं आपके लिए। दूसरी बात, गुड़गांव में 700 बेड का जो हॉस्पिटल है वो बनने जा रहा है, बजट अलॉट हो चुका था, आपको पता ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब मजदूर किसान सबको समर्पित है। छोटा फसलों का जो एमएसपी है वो हम देते थे, आपने नहीं शुरू किया। आप कौन थे? आपकी 10 सीट थी, आपको 2 आपके मंत्री बन गए, उससे ज्यादा आपके पास क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया।
आप लोगों से जब हमारी नहीं बनी तो आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता, बस। आपकी जो सरकार थी, मैं पूछना चाहूंगा राजवीर जी, आपके 45 MLA की सरकार तो नहीं थी ना, वो हमारे सारे तो चल रही थी ना सरकार। हमारा 47 MLA थे, वो तो नेतृत्व का फैसला था, ये सिर्फ परिस्थितियों को आपका समर्थन था। अदरवाइज हमारी सरकार पहले भी स्टेबल थी और बाद में भी स्टेबल थी। अभी भी तो कोई रियल थी ना सरकार, जब आप सरकार से बाहर थे सरकार थी ना, तो आप लोगों के स्टेप नहीं थे, जितना आपने काम करा आपने भुगतान नहीं लिया, बात खत्म बस। अब हॉस्पिटल की बात करें, 700 बेड का हॉस्पिटल, मैं बता दी आपको, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। 700 बेड का हॉस्पिटल में बनने लग रहा है, 700 उसका बजट चला तो उसका वो तो 60 करोड़ से समथिंग जो भी था वो मैं बता दूंगा, कितना डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो आपको दिखा देंगे लोगों को। मेरे भाई एक ईंट भी नहीं रखी गई, अब कोई बीमार होता है। मैंने कब क्या आपको, मैंने बताया आपको, मैंने आपको ये बताया। 700 कमल गुप्ता के ने खुद स्टेटमेंट दी थी, जो हमारे मंत्री है उन्होंने गुड़गांव से बैठ के स्टेटमेंट दी थी, तो हमने इतना इसका ये कर दिया और जल्द इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप गुड़गांव में नहीं रहते, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। पिछले 8-10 साल आप रहते हो, बड़े लोग तो गुड़गांव तो अफोर्ड कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते। गुड़गांव में भी गरीब लोग रहते हैं, आपको तो सब अमीर अमीर दिखाई देते हैं, और सामान्य लोग भी रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी रहते हैं। कमल गुप्ता की स्टेटमेंट भी थी, उनका स्टेटमेंट भी भेज दूंगा, डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। उसका 700 बेड का हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, बजट अलॉट हो चुका था। बिल्कुल बात आपकी मान ली, अलॉट हो चुका। क्या इस अलॉटमेंट से इलाज होगा क्या? 7-8 साल के अंदर अगर आप बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे तो इस अलॉटमेंट से जनता का इलाज हो जाएगा क्या? जनता कहाँ जाएगी? और 7 साल में आप लोग मतलब जो रोबोट जो 73 से अखबार रहता है, आपने बोला हमारी फोटो से जाके वो छोटे मतलब बातें दूर तक चली जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, रतन जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल देना चाहूंगा मैडम। एक बार बस स्टैंड की भी पूछ लेते। बस स्टैंड तो पिछले 20 साल से कंडम घोषित नहीं, पर कहे तो वो यही रहे ना कि भाई अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है किसी भी विभाग में तो फैसला तो पूरे मंत्रिमंडल में होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी विभाग ने ले लिया, काम भी करा दिया, पूरा मामला निपट गया और दूसरे विभाग को खबर ही नहीं है। बता दूंगा, सुनो, इन्होंने हरियाणा के युवाओं को भटकाने की कोशिश की, 75% का फर्जी आरक्षण का इन्होंने जुमला दिया, और इनके नेता जो प्रवक्ता टाइप है उन्होंने हर जिले में जाकर रिज्यूम कैसे करे, वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास है। मैडम देखो, ये मंत्रालय की जहां तक बात है, हर एक मंत्री की कैपेसिटी होती है। इनके मंत्रालय में जो मंत्री बनाए गए थे, कोई कैपेसिटी होती है मंत्री की, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है और कैबिनेट का होता है। हरियाणा के जो बाकी शहरों में जल भराव की स्थिति देखो, अब उसके लिए दुष्यंत चौटाला कैसे जिम्मेदार होंगे? कैबिनेट की मीटिंग किस लिए होती है, एजेंडे किस लिए होते हैं? फिर मंत्री अब ये जब अलग अलग हो गए तो फिर तो यही बात हो गई कि तुमने ये किया, हमने ये नहीं किया। तो आप अलग से लोग लगाते थे क्या, या ऑटोमेटिक नहीं बन जाती थी आपकी? कमाल करते हो आप। मंत्री क्यों दिए? मंत्रालय अलग अलग मंत्री को क्यों दिए जाते हैं? कमाल करते हो, थोड़ी सी तो बेसिक रखो आप। कैबिनेट की मीटिंग होती है, महीने में 2 बार भी हो जाती है, 3 बार भी, 1 बार भी। अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, जो परचेज होती है, जो डिमांड आती है पूरे हरियाणा की, उन पर विचार होता है, जो टेंडर होते हैं उन पर विचार होता है, किस टेंडर पे कौन सी राशि कब रिलीज की जाएगी, वो सारे फैसले होते हैं। चलिए, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब पुरानी बात हो गई। अब आगे के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं, लड़ रही हैं। बस वही है कि एक दूसरे पर आधार तो राजनीतिक पार्टियां रखती ही हैं। खैर दोनों को रोक रही हूं मैं क्योंकि समय की पाबंदी है। ठीक है, रोहिला जी भी और रतन जी आप दोनों जने समझिए, और समय की पाबंदी है। योगेश जी एक फाइनल कमेंट आप दीजिए पूरी डिबेट पर, अगर कोई जवाब भी आप दोनों को देना। 2019 में जब इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, मैं इन दोनों प्रवक्ताओं को एक बात उनसे सवाल पूछता हूं। आप में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी बनी थी, उसकी मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश की जनता सुन रही है, 5 साल में एक बैठक भी नहीं बुलाई, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी को तो बस अपने महकमों से और उनको प्रदेश को लूटने से मतलब था, और ना ही भाजपा ने इनिशिएटिव लिया उसके लिए। और जहां तक ये डेवलपमेंट के कार्यों की बात कर रहे हैं, इस तरह की झूठी घोषणाएं तो जो रोहिला जी बता रहे थे, हिसार में एयरपोर्ट के 10 बार उद्घाटन हो चुके हैं, आज तक फ्लाइट नहीं उड़ी वहां से, और कितनी बार झूठी घोषणाएं की, और डिप्टी सीएम ने भी। तो ये प्रदेश जानता है, ये कुछ भी नया प्रदेश के लिए कर ही नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी का विजन ही नहीं है। और इन लोगों का तो जो गठबंधन था, एक
स्वार्थ का गठबंधन था, नहीं तो ये विचारधारा का नहीं है। आज भी इनका जो इनडायरेक्ट गठबंधन है वो प्रदेश की जनता समझ रही है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा जवाब आप रतन जी आप दीजिए, फाइनल कमेंट। पर ये कांग्रेस के लोग इसलिए ना बोल रहे क्योंकि मैं 10 साल के टाइम की बता रहा हूँ। रोहतक की सीमा जहाँ से खत्म होती थी, कलानौर से जैसे भिवानी शुरू होता था, वहां बोर्ड पे लिखवा दिया था रोहतक की सीमा समाप्त, भिवानी शुरू, और 4 लेन खत्म और सिंगल लेन शुरू। ये मेरे देखे हुए हैं, बोर्ड देखे हुए, ऐसे महम से निकलते। ये सभी रोड पास कांग्रेस सरकार में हुए थे, जितने हाईवे पास हुए हैं शर्मा जी, लेकिन वो भिवानी में जाके खत्म हो गए सब। देखिए ये आप लोगों का दोस्त नहीं है, ये सब पार्टियों का यही खेल होता है। खैर दोनों को रोक रही हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए फाइनल। ठीक है, चीटाकसी करने से कोई फायदा नहीं है। रोहिला जी, आपका गठबंधन हुआ, आपको गठबंधन की हार्दिक बधाई। आपका आप अपना सही फैसला देंगे और हम जनता की अदालत में है। चलिए ठीक है, अब जो नए गठबंधन, उन्होंने पुराने गठबंधन ने क्या किया नहीं किया वो बात अलग है। अब जो नए हो रहे हैं, देखते हैं कौन कितना काम करता है, कौन किसको पसंद करता है और लोग किसको पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, माफी चाहूंगी समय की पाबंदी है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावी संग्राम एक तरीके से छिड़ चुका है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी लगातार गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में बेहतर से बेहतर उम्मीदवार उतार सके। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।